हमें बचपन से ही बहुत कहानी सुनाई जाती है कि हमारा इतिहास कितना हिंसा और वायलेंट था। हमें इस बारे में कहानी सुनाई जाती है कि इंडियन किंग्स कितने वायलेंट थे, चाहे वो किसी भी साम्राज्य के हो, चाहे वह अशोका हो या अकबर हो या फिर औरंगजेब। सम्राट अशोक ने बहुत से लोगों को मरवाया था और औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने मंदिर को तोड़ा और अपनी प्रजा को मरवा डाला। लेकिन इंडियन इतिहास में एक एक्सेप्शन है, सिंधु वाली सिविलाइजेशन। करीब 100 साल से रिसर्च चल रही है सिंधु वाली सिविलाइजेशन पर अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि उधर वायलेंस था। इनफैक्ट आर्कोलॉजिस्ट की माने तो सिंधु वाली सिविलाइजेशन यूनिक थी कि उधर कोई भी रूलिंग क्लास भी नहीं थी, मानो कि पूरा समाज एकदम इक्वल था। सिंधु वाली सिविलाइजेशन की कहानी बहुत ही यूनिक है और मैं इसी पहेली को सॉल्व करना चाहता हूँ आपके साथ। समय है 2500 BC और इस समय हमारी दुनिया में 3 बड़ी सिविलाइजेशन थी। एक सिंधु वाली, दूसरी मेसोपोटामिया और तीसरी इजिप्शियन। मेसोपोटामिया और इजिप्ट का समाज बहुत सिंपल था और ये है सिंधु वाली सिविलाइजेशन जो 7600 BC तक एक्टिव थी। पर इस पूरी सिविलाइजेशन को 5 फेस में डिवाइड कर सकते हैं। उस दौर में दुनिया में 3 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, सिंधु वाली, मेसोपोटामिया और इजिप्ट। पर सिंधु सिविलाइजेशन का एरिया सबसे बड़ा था। अपनी ऊंचाई पर सिंधु वाली का एरिया इजिप्ट और मेसोपोटामिया को जोड़ने के बाद भी बड़ी थी और सिंधु वाली में कोई एक शहर नहीं था बल्कि कई शहर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सबसे बड़े शहर थे जिसकी पॉपुलेशन 40 से 50,000 लोगों तक की थी, जो बहुत सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि उस जमाने में अराउंड बस 10,000 लोग होते थे। दूसरे शहर जैसे राखीगढ़ी और धोलावीरा इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था पंजाब में। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदाड़ो की, और उसके बाद इस सिविलाइजेशन के कई भागों की खोज हो चुकी है। सिंधु वैली के शहर बहुत एडवांस थे, उधर राइट एंगल रोड से नाले ढके हुए थे और ऐसी कई फैसिलिटी जो मानो आज के शहरों में भी नहीं है। और इस सिविलाइजेशन के बारे में कई मिस्ट्री है। इसमें से एक मिस्ट्री है उधर भाषा कैसी बोली जाती थी, दूसरी मिस्ट्री सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई थी, और तीसरी मिस्ट्री जिसके बारे में कहीं बात नहीं की गई है वो है कि कई आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिविलाइजेशन में एक क्वालिटी थी और वायलेंस नहीं था, जबकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में एक रनिंग क्लास और वायलेंस मिला है, जिसने ये क्लियर किया है कि मेसोपोटामिया के समाज में इक्वल एक क्वालिटी थी। सिंधु वाली सिविलाइजेशन इक्वल थी उन सिविलाइजेशन से जो आज उतने ही ऐतिहासिक माने जाते हैं। 2500 BC के बाद मेसोपोटामिया की रिकॉर्ड ने हमें दिखाया कि राजा का खिताब हर पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया जाता था। जिस टाइम पीरियड से मेसोपोटामिया से ये स्टोरी आ रही थी, इस टाइम से सिंधु वाली में किसी भी राजा की कोई कहानी नहीं थी, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट ये सोच रहे हैं कि क्या सिंधु वाली सिविलाइजेशन में कोई रेनिंग क्लास नहीं थी। तो फिर इन एक्सपर्ट ने ये कैसे अनुमान लगा लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई रूलिंग क्लास नहीं थी, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन अपने आर्गुमेंट बनाने के लिए बस एक तरीके की एविडेंस पर निर्भर नहीं करती। राइटिंग अगर वो ना समझ पाए तो उन्होंने कई और चीजें यूज करी। इन आर्गुमेंट के बारे में सोचने के लिए एक एविडेंस ये है कि सिंधु वाली सिविलाइजेशन की साइड में स्टोरियन को कोई भी मकबरा, प्लेस या फिर मॉन्यूमेंट्स नहीं मिले। पर आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अब्सेस ऑफ एविडेंस का मतलब एविडेंस ऑफ अब्सेस नहीं है। अगर आपने अपनी आंखों से ग्रह नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ग्रह नहीं है। पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये लॉजिक इधर काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका मानना है कि सिंधु वाली साइट को कई आर्कियोलॉजिस्ट बहुत समय से खोद चुके हैं। ब्रिटिश और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत डिटेल से स्टडी किया है और 100 साल तक, और 100 साल के बाद भी उनको कई एविडेंस नहीं मिले किसी भी रनिंग क्लास का। पर आप में से कुछ लोग कहोगे कि मोहनजोदाड़ो जो सिंधु वाली की जो साइट है उधर के शहरों में स्टिल टिल्ड है, जो शहर के लेवल से ऊंचा है, जिसका मतलब है कि वो रूलिंग क्लास के लिए हो सकता है। उस स्टिल्ड में कई आर्क्स है, स्मारक की तरह। और दूसरी चीज है जो अंदेशा दे सकती है कि उधर शायद एक रूलिंग
लीड था, पर ये भी फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है। प्रूफ करने के लिए कि सिंधु वैली में एक रूलिंग साइट थी, प्रूफ करने के लिए कि सिंधु वैली में एक रूलिंग साइट थी, पर उससे पहले हमने मान भी लिया कि सिंधु वैली में कोई रूलिंग क्लास नहीं थी। तो वो समाज उनका चलता कैसे था? क्योंकि जिस समाज में हम सब मिल रहे हैं उधर हर बार सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो हमारे ऊपर होती है और वही सारे निर्णय लेती थी। सिंधु वैली में ये कैसे चलता था? कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि सिंधु वैली समाज में हर व्यक्ति इक्वल था और यही बहुत फैसिनेटिंग चीज है। जैसे ये हड़प्पा में एक प्लेटफॉर्म है, नहाने के लिए प्लेटफॉर्म ईंटों से बनाया गया है और एक सड़क के पास लोकेटेड है। इस प्लेटफॉर्म के पास ही एक छोटा सा नाला है जिसमें गंदा पानी शहर के बाहर जाता है। अब उस जमाने में ऐसी प्लेटफॉर्म बहुत मॉडर्न चीज थी, जहाँ इजिप्ट और मेसोपोटामिया में ऐसी चीज बस महाराजाओं के लिए थी। सिंधु वैली में ये प्लेटफॉर्म हर घर में पाया गया। इसके अलावा सिंधु वैली सिविलाइजेशन में जो कई घर मिले वो बहुत बड़े थे, जबकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में बड़े घर बस राजाओं के लिए थे। जैसे आप इस फोटोज को देखिए, ये फोटोज हैं मोहनजोदाड़ो के डिफरेंट घरों के लेआउट। कुछ रूम के अलावा घरों के साइज में इतना डिफरेंस नहीं है, जबकि दूसरी सिविलाइजेशन में एलिट और नॉर्मल लोगों के घरों में बहुत बड़ा अंतर है, जो हमें दिखाता है कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा इक्वल थी उन सिविलाइजेशन के कंपैरिजन से जो आज उतनी ही ऐतिहासिक मानी जाती है। कुछ लोग ये आर्ग्यू किया है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कुछ बिल्डिंग मिली है जो दूसरी बिल्डिंग से ज्यादा बड़ी है, तो हो सकता है कि बिल्डिंग रूलिंग क्लास की हो। इसका जवाब दिया है एडम ग्रीन ने, जो फैकल्टी है यूनिवर्स ऑफ यॉर्क में, और वो कहते हैं कि ये बड़ी बिल्डिंग जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई है वो एक्चुअली नॉन रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर ऐसी बिल्डिंग किसी एक या दो आदमियों ने नहीं बनाई है, बल्कि ये बिल्डिंग बनाई है पूरी कम्युनिटी ने मिलकर। इंटरेस्टिंग चीज है कि एडम ग्रीन कहते हैं कि एविडेंस मिला है कि इन बिल्डिंग्स को शहरों के सारे लोग यूज कर सकते थे। तो ये बड़ी बिल्डिंग्स बेसिकली पब्लिक यूज के लिए थी और ना किसी रूलिंग क्लास के लिए। पर इन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पर्पज क्या था? कई एक्सपर्ट ने पता करी है कि ये बिल्डिंग अलग अलग ग्रुप के बीच नेगोशिएशन और अट्रैक्शन के लिए थी। ये बिल्डिंग मानो एक म्यूजियम की तरह थी कि नागरिक अपने इतिहास शेयर कर सकते थे और पॉलिसी के किंग में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और इसी जगहों की वजह से शहर में कोई एक ग्रुप डोमिनेंस नहीं कर सकता था। पॉलिसी मेकिंग को दूसरे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बिल्डिंग कई मैन्युपल्स के ऑफिस नहीं थी, बल्कि इधर अनाज का भंडार था। पर आर्किटेक्ट तो एक तरीके का एविडेंस हुआ ये प्रूफ करने के लिए कि सिंधु वैली इक्वल सोसाइटी थी। पर्ट्स ने दो और तरीके के प्रूफ दे रखे हैं। 1990 से कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि सिंधु समाज में हिटलार्की थी। अब आप में से बोलोगे कि हिरार्की तो सुना है, हिटलार्की क्या होता है? ऐसे इंडियन सरकार की बात करते हैं हमारी सरकार में एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री के नीचे कई कैबिनेट्स मिनिस्टर के नीचे कई और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ये उदाहरण हुआ एक हिटलार्की का। मान लो हमारी सरकार में कोई प्रधानमंत्री ना हो तो सभी मिनिस्टर की मिलकर डिसाइड करते हैं कि देश का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हिटलार्की। और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसे ही सिंधु वैली समाज चल रही थी, जहां कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं थी जो लोगों को बता रही थी कि उनको अपनी जिंदगी कैसे जीना है, बल्कि सिंधु वैली समाज में कई डिफरेंट काउंसिल्स थी जिनका जिम्मेदारी अलग अलग था।